अब मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हम नेक्स्ट सेशन आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे जन जन तक पहुंच रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। जयप्रकाश, ओवर टू यू। तो उत्तर प्रदेश की बात देवरिया से हो रही है और देखिए अच्छी बात यह है कि देवरिया के तमाम जनप्रतिनिधियों से हम बात कर रहे हैं लगातार, और यहाँ जो कानून व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। धर्म के मुद्दे पर बात हुई और बहुत सारे मेहमान अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हर सेक्टर के लोगों से हम बात करेंगे। बहुत सारे उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो तमाम लोगों से हम बात करेंगे। और हमारे साथ विजय लक्ष्मी गौतम जी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, सलेमपुर विधानसभा से विधायक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत, पहले आपके क्षेत्र की समस्याएं बताऊं या आप उपलब्धियां बताएंगी? सबसे पहले मैं जी मीडिया के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करूंगी। हाँ। और इस चैनल का भी कि आप सभी जहां भी हो, यहाँ से कानपुर हो, लखनऊ हो, जहां भी हो, गोरखपुर हो, आपको जरूर याद रखते हैं। मुझे जरूर याद करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वेलकम तो करेंगे ना हमारा देवरिया में आप आने पर? जी बिल्कुल, देवरिया में भी आपका चैनल आकर के इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कदम बहुत स्वागत के योग्य है। सभी लोगों को, पश्चिमांचल हो या पूर्वांचल, लगातार मैं देख रही हूँ कि अब कोई पश्चिम में और पूरब में अंतर नहीं है। अगर कोई चीज़ पश्चिम में हो रहा है तो पूरब में भी हो रहा है, और हमारे देवरिया में भी हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो सलेमपुर विधानसभा से कोई हो तो अपने सवाल तैयार रखिएगा। मैम से सवाल आप ले सकते हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि जब भी मैं मंच पर मैम से बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं मैडम के साथ, और गोरखपुर भी ये किए, कानपुर किए, बहुत जगह किया है, लेकिन मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछता हूं। लेकिन आज इनके समस्याओं पे बात करूंगा जो इनकी विधानसभा में है, क्योंकि हम देवरिया में है। मैम, सबसे बड़ा सवाल, बस अड्डा नहीं बना, जाम बड़ी समस्या, मंडी कब बनेगी, और अतिक्रमण का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे आपकी विधानसभा में हैं। एक मंत्री होने के नाते क्यों समाधान नहीं हो पाया? मुझे लगता है कि जो भी ये मुद्दे बताए गए हैं, इन सारों के समाधान मैं कर चुकी हूँ। और पता नहीं जिसने भी बताया, ये आपके मुद्दे जिसने भी बताया है वो ये बता दे। मैं बस अड्डा के लिए करीब, मैं जब से मैं यहाँ से सलेमपुर से विधायक बनी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनी, मैं कंटिन्यू उसमें लगी रही कि हमारे 76-77 सालों में हमारे यहाँ बस अड्डा था ही नहीं, किसी ने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मैंने ज़मीन भी प्रोवाइड की, थोड़ा सा ज़मीन प्रोवाइड कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो पूरी हुई और बस अड्डा स्वीकृत होकर के बस अड्डा पूर्ण हो गया है। और उसके अंदर और ढेर सारी समस्याएं थी, कुछ लोग कब्जा किए हुए, तो वो सारी खाली हो गए हैं। और अभी उसमें मैं और माननीय परिवहन मंत्री जी से मैंने डिमांड किया है कि चूँकि वो सुदूर एरिया है और वहाँ पे बस से उतरने वाले यात्री हमारे महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, तो अगर रात को उनको रुकना पड़े, क्योंकि रात में उनको जाने का कोई साधन ना मिले, तो वहाँ पे विश्रामालय भी होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं कंटिन्यू प्रयासरत हूँ कि वहाँ पे बहुत अच्छा और बढ़िया विश्रामालय बने, कि लोग वहाँ पे अपना आराम कर सकें और फिर सुबह अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। तो एकदम कंप्लीट है। अतिक्रमण, जाम एक बड़ी समस्या है, बिल्कुल। बहुत लोगों ने अभी मुझे लिख के भेजा कि जाम पर जरूर बात करिएगा मैम। नहीं, वो क्या है कि पहले जो सोहनाग मोड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा बसें इकट्ठी हो जाती थी, बसों के इकट्ठा होने के कारण, टैक्सी स्टैंड का अपना ना होने के कारण वहीं पे सारी गाड़ियां खड़ी होती थी और लोग वहीं पकड़ने आते जाते थे, तो ज़रूर असुविधा होती थी। लेकिन अभी इधर प्रशासन लगातार, एसडीएम और सभी लोग लग करके, सीओ, उस बस स्टेशन के पास ही सारे बसें जो है खड़ी हों, इधर उधर ना खड़ी हों, इसके लिए काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। परसों काफ़ी बसों को पकड़ करके जो है थाने के अंदर भी कर दिया गया था। फिर मैंने छुड़वाया भी कि 1 आध घंटे में डांट डपट के छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे ये लोग भी आदत डालें कि जो हमारा नया बस अड्डा बना है वहीं पे जो है हमारी बसें खड़ी हों, ताकि जाम की स्थिति ना आए। मैम, मेरा सवाल ये है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आप किस तरीके से पहुंचा रही हैं ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके?
मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जब से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, सबके साथ, सबके विकास के साथ कर रही है, इन भावनाओं के साथ कर रही है। जितनी भी गरीब कल्याण की आज योजनाएं हमारी बनी है सरकार के द्वारा, गाँव में रह रहे अंतिम व्यक्ति के पास बिना जाति पाति भेदभाव, महिला पुरुष, हिंदू मुस्लिम किए बिना सबके पास बहुत ठीक प्रकार से पहुँच रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में लोग कहा करते थे कि 100 रुपया केंद्र से चलता है तो गांव में 5 रुपया 10 रुपया पहुंचता है, लेकिन आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी सरकार के द्वारा अगर किसी भी योजना के तहत 100 रुपया चलता है तो 100 रुपया हमारे गांव की माता बहन किसान नौजवान सबके खाते में सीधे वो पैसा पहुंचता है। तो हमारे गरीब कल्याण की सारी योजनाएं बहुत ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। हर प्रकार से गरीब के उत्थान के लिए सरकार वचनबद्ध है। मैम, कल बजट आया, केंद्र सरकार के बजट को कैसे देखती हैं? और फिर यूपी सरकार का भी बजट आने वाला है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विकास का फोकस रहेगा इस बजट में, क्योंकि ये चुनावी बरस है? हाँ, चुनावी वर्ष है, लेकिन जो आप पहले ये सुना करते थे कि नेतागण जो है चुनाव में ही बरसाती मेंढक की तरह दिखाई देते, एक साल पूर्व वो गांव जनता के बीच जा रहे होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की स्थापना ही इस मूल उद्देश्य के साथ हुआ था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संकल्पना और हमारी पार्टी की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की संकल्पना, इन दोनों के संकल्पना के साथ था। और हमारे कोई भी सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कभी एक दिन भी नहीं बैठते, लगातार जनता के बीच में काम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता ही नहीं कि ये हमारा चुनावी वर्ष है इसलिए हम काम कर रहे हैं और ये हमारा चुनावी वर्ष है इसलिए हम अच्छा बजट लेके आए हैं। हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आज आप देख लीजिए, बिजली हो, सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, आवास की सुविधा हो या शौचालय की सुविधा हो, राशन की सुविधा हो, हर प्रकार की जो गरीब कल्याण की योजनाओं को पूरा करती है। शिक्षा से संबंधित तो आज गांव गांव में हमारे प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प करके चमक रहे हैं, यानी कि हर प्रकार से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कभी हम चुनावी वर्ष में तो यूं आते ही आपने बोला नहीं। कि सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास हो रहा है, लेकिन फिर ये जो यूजीसी लाया गया, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? ये नेतृत्व का बात है और ऊपर से ये योजनाएं लाई गई होंगी तो कहीं ना कहीं कोई बात सोच के और रुकी भी हैं तो कुछ न कुछ हुआ होगा, तो मैं इसमें कुछ काफी टिप्पणी नहीं दे आप सकती। चाहती हैं कि यूजीसी आए जो कॉलेजों में, क्योंकि जो स्थिति है, आपने भी तो पढ़ाई लिखाई की होगी, तो आप मानती है कि ऐसा होता है, शोषण होता है पिछड़े दलितों का, और आप तो एक समाज से भी आती हैं और हालांकि सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि संवैधानिक अधिकार सारी संस्थाओं को अपना प्राप्त है, इसमें मुझे कोई टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के लोग जो भी जैसे भी निर्णय लें, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर हमारा संविधान के आधार पर ही चलना। दलित और पिछड़ा चाहता कि आए, बिल्कुल, दलित और पिछड़ा और अगड़ा हम सभी एक देशवासी हैं और हम सभी संवैधानिक दलित चला जाएगा अगर आप हाँ नहीं करके जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आना है। चाहिए। हमारा दलित जानता है कि का जो नया नियम है वो आज लागू हो। तक दलितों को कभी कोई पूछता भी नहीं था कि गांव में रह रहे अंतिम दलित, वंचित, शोषित, कि उनको उनके अधिकार क्या हैं, उनको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारी सरकार गरीब उत्थान के लिए, दलित, शोषित, वंचित के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों को जोड़ करके काम कर रही है। तो आप ऐसे अपने शब्दों में मुझे घुमाने की कोशिश नहीं करें। आप देखिए, आप समझिए, यूजीसी सेंटर के अधीन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने कहा यूजीसी हम लाए, नया नियम लाए। नए नियम में यह है कि जो गरीब, दलित, पिछड़ों का शोषण करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उन पर एक्शन होगा, उनको कड़ी कार्रवाई होगी, ये सारे नियम बने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। और आप तो दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, आप एक बड़ा चेहरा है देवरिया के अंदर, चाहती है नियम हो लागू या आप चाहती है नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई वो ठीक कर दिया? मुझे लगता है कि शोषण करने वाले कोई भी किसी भी जात के हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक ही जाति के होंगे। शोषण करने वाले, गलत करने वाले और नियम ना मानने वाले लोग किसी भी जाति के हो सकते हैं। तो जो ये नेतृत्व का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इस बारे में उन्हीं लोगों को इसका निर्णय लेने दें। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरीके से काम कर रही हैं? युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और महिला सशक्तिकरण पर आप कैसे काम कर रही हैं? लगातार हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कम पढ़े लिखे
जो हमारे गांव के लोग आज लगातार उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर जा करके अपना जीवन यापन करने के लिए काम करते थे और वहां शोषण के शिकार होते थे, उनके लिए भी लगातार हमारी सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, जिसमें 17 प्रकार के छोटे छोटे रोजगार हैं, जिनको कभी 10,000 बैंक कर्ज नहीं देती थी, आज तुरंत अगर जैसे ही हमारी सरकार से रजिस्ट्रेशन करा करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से वो ट्रेनिंग ले करके और तुरंत ट्रेनिंग लेते समय भी उनको 500-500 रोज रुपये मिलता है। उसके बाद जिस संबंधित विषय से वो ट्रेनिंग लेते हैं 15,000 का टूल किट भी मिलता है। उसके बाद 1 लाख रुपए का तुरंत उनको लोन मिलता है और बिना ब्याज के मिनिमम ऋण पे, यानी कि स्वयं सहायता की दीदियों को जैसे दी जाती है और वो अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। अगर 1 लाख उन्होंने धीरे धीरे जमा कर दिया तो 2 लाख ले सकते हैं, 5 लाख ले सकते हैं, 10 लाख ले सकते हैं, 20 लाख ले सकते हैं, करोड़ ले सकते हैं, यानी कि वो अपने रोजगार को आगे तक बढ़ा सकते हैं जहां तक उन्होंने सपना देखा है। और इस प्रकार मुद्रा योजना और स्टार्टअप योजना, वही बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जिससे हमारे सभी युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, वो भी लगातार अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को उड़ान दे रहे हैं और सरकार उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। मैम, एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब चुनावी बरस है और बहुत बार आपसे कई बार मंच पर चर्चा हुई। अभी अखिलेश यादव जी ने कल परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीए से डरी हुई है, पीडीए से डरी हुई है, बीजेपी को डर है, बीजेपी पीडीए के चक्कर में विपक्ष का तो नुकसान करती है, अपना भी नुकसान करवा लेती है। अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो उनको पीडीए कभी याद नहीं आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार को मायावती जी ने प्रमोशन में आरक्षण लागू किया था और सबसे पहले आकर के उन्होंने ही ख़त्म किया था। और जिनसे वो गलबहियाँ मिलाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो कांग्रेस पार्टी में लोग तरस तरस के मर गए कि कभी उनको जिम्मेदारी वाला पद दिया जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी जो काम कर रही है, आज हमारी देश की महामहिम, इसके पहले हमारे राम कोविंद जी भी थे जो अनुसूचित जाति से आते थे, आज जनजाति से हमारी आ रही हैं मुर्मू जी, हमारी महामहिम जो बैठाई गई हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में भी हम 4, 5, 6, 7 मंत्री हैं जो अनुसूचित और दलित समाज के हैं और पिछड़े समाज के सभी जातियों के मंत्री हैं और केंद्र में भी ठीक इसी प्रकार है। तो सबका आप भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे अब नेक्स्ट? सबके साथ सबके विकास के, तो एक गरीब की विकास तो प्रमोशन, कैबिनेट मंत्री अब बनेगी। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगी, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, उम्मीद तो है। जो अधिकार मुझे दिया है सरकार ने, मैं उस पर अच्छा बेहतर काम कर रही हूँ। ये नेतृत्व का मामला है कि मुझे कैबिनेट बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, कहाँ रखेंगे, निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदारी देंगे उस पर मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगी। मेरा एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं हाँ या ना में जवाब मांगूंगा। मैम, आपको विपक्ष के नेता के तौर पर कौन अच्छा लगता है? अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं या राहुल गांधी? मुझे लगता है दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक सिक्के के पहलू। मैम, आपको अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं या मायावती? मैं तो बहन मायावती को कहूंगी। बहन मायावती को आप पसंद करती है। मैम, क्यों? और अखिलेश यादव क्यों नहीं पसंद? क्योंकि आप पिछली बार तो समाजवादी पार्टी में कूद गई थी जाके। अखिलेश यादव का कोई भी वादा सच्चा नहीं है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में राज किया और उत्तर प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया था। हम लोग तो एक बात कहा करते थे कि शक्तिमान में एक जो है आता था, उसमें एक्टर जो है किल्बिस, जो आते ही कहता था अंधेरा कायम हो। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही समाजवादी पार्टी ने राज संभाला, पूरा अंधेरा कायम होकर राज हो गया। यहाँ व्यापारी 7 बजते बजते अपना व्यापार और दुकान इसी देवरिया में बंद कर देते थे और 6 घंटे दिन के और 6 घंटे रात के गाँव में बिजली रोस्टर में आती थी एक हफ्ते की। लेकिन आज ये वही उत्तर प्रदेश है, वही बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार चमक रहा है कि आज गांव गांव में बिजली प्रकाशमान है और तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। इसलिए छोड़ी आपने? मैं उस पे आती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस प्रकार देख लीजिए कि हम लोग जब यहाँ से लखनऊ से आगे बढ़ते थे तो हम लोगों को लगता था कि अच्छा इस तरह की भी सड़कें होती हैं क्या, इस प्रकार के हाईवे होते हैं क्या। लेकिन आज आप देख लीजिए, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, देवरिया हो या नोएडा हो, कोई अंतर नहीं। आने वाले 2 सालों में फिर आप यहाँ डिविट कीजिएगा और इसी प्रकार कीजिएगा और देखिएगा जब आप आइएगा तो 2 से 3 घंटा लगेगा यहाँ से आगे बढ़ने। मुझे मायावती पसंद है, राहुल गांधी और अखिलेश में से आपने कहा कि दोनों एक सिक्के के पहलू है, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के साथ उसी साइकिल पर क्यों सवारी कर ली थी पिछली बार? नहीं, मैं थोड़ी नाराज थी, मेरा टिकट कटा हुआ था और मैं थोड़ी नाराज थी। इस बार 2027 में अगर ऐसी स्थिति फिर बन गई
मैं फिर इसको गच्चा तो नहीं मानती हूँ- देंगे बीजेपी को? मैं इसको मानती हूँ कि वो मेरा रास्ता नहीं, ठीक बीजेपी नहीं को था। फिर गच्चा तो नहीं देंगी ना, इस ऐसा- बात की गारंटी है? मैं इस बात की गारंटी इसलिए है कि मैं जब बीजेपी शासन सत्ता में नहीं थी, मैं मैम, देखिए, 96 नेताओं से के लिए मौका परस्ती नहीं, शब्द नहीं, लगता है मौका कि परस्त मौका नहीं। देखा और चौका मार देते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप लोग ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। नहीं, मैं नेताओं के लिए कहा जाता है। पार्टी में जब महिलाएं इस देवरिया में काम नहीं करती थी, उस समय में 300 400 महिलाओं को इकट्ठा करके और पार्टी में मैं काम करती थी, और किसी सत्ता के लिए मैं पार्टी में नहीं आई थी। लेकिन परिवार में इंसान रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, और थोड़ी बहुत नाराजगी थी। मुझे पार्टी परिवार ने याद किया, मैं तुरंत अपने परिवार में आकर के खड़ी हूँ और बेहतर काम कर हम रही तो हूँ। आपकी प्रमोशन की बात करें, हमारी सहयोगी ने आपको कैबिनेट मंत्री की बात कह दी, लेकिन मेरा एक सवाल यही है ना, अब पार्टी कहती है कि विजय लक्ष्मी गौतम जी अब आप संगठन की सेवा करिए, चुनाव छोड़ दीजिए, तो फिर साइकिल या फिर हाथी कहीं इधर तो नहीं पार्टी या और हमारा नेतृत्व कहेगा कि अब संगठन का काम करिए, मैं संगठन का काम करूंगी, पार्टी के साथ हूँ। चले मैम, क्योंकि आप 2027 के चुनावी सुगबुगाहट के बीच क्या उपलब्धि रही आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में? अगर आपको मौका मिलता है, मैं तो कह रहा हूं कि आपको पार्टी टिकट दे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गच्चा दें पार्टी को, कि आप साइकिल की तरफ जाएं या फिर हाथी की तरफ, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगी? मुझे लगता है कि मैं जब से मेरी जनता ने मुझे विधायक बनाया, मैं स्वयं भी कहती थी मैं सलेमपुर की बेटी हूँ, और सलेमपुर की सारी सड़कें और वहाँ की सारी चीज़ें मुझे अपने घर के आंगन जैसा दिखाई देता है। 12 बजे रात को भी मैं नहीं डरती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और रोड पे अकेले लोगों के यहाँ जा रही हूँ। 2-2 बजे रात तक लोगों के बीच जा कर के निमंत्रण करती थी, और भरपूर उसका आशीर्वाद जनता ने हमें दिया, और मैं विधायक बनी। और मैं धन्यवाद दूंगी नेतृत्व को अपने कि उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। आज सलेमपुर में, आज हमारे सलेमपुर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आप जा कर के देख लेंगे, जो हमारी जनता सोचती थी कि ये भी हो जाती वो भी होती, सारी सड़कों को हमने बनवाया। जो लंबे समय से एक आस थी कि वहाँ भी कोई बस स्टैंड होता, उसको भी मैंने पूरा कराया। सलेमपुर सीएससी पे 10, 15, 20 बेड का ही लंबे समय से 75-76 सालों में एक छोटी सी सीएससी थी, उसको मैंने 50 बेड एक्स्ट्रा वहाँ पे मैंने क्रिटिकल केयर के माध्यम से मैंने अस्पताल बनवाया। 10 बेड का मैंने PICU बेड बनवाया, जो बच्चों की सिकाई के लिए गरीब लोगों को जो है प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते थे, और वहाँ पे डिलीवरी पॉइंट मैंने बनवाया, मतलब। और लार सीएससी पे हमने 500 kVLA का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है, मतलब अभी 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया है, वो भी लग के संचालित होने वाला है। यानी कि महामारी में जिस प्रकार ऑक्सीजन के लिए पिता पुत्र और भाई और पत्नी किसी में कोई रिश्ते नहीं रहते थे कि ऑक्सीजन पहले मिल जाए ताकि मेरी लाइफ बच जाए, तो ऐसी महामारी से भी जूझने के लिए हमने वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया है। वहाँ पे होलसेल मंडी का भी काम किया है कि मैं स्वीकृत करा दी हूँ, होलसेल मंडी बन जाए ताकि हमारी जाम की समस्या और कम हो जाए। और वहाँ पे कंपोजिट विद्यालय बन रहा है, ऐसा कंपोजिट और आधुनिक विद्यालय, टेक्नोलॉजी से भरा हुआ विद्यालय, डिजिटल विद्यालय, जो विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के जैसे उससे भी बेहतर हो, ऐसा सुसज्जित 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे विद्यालय बनवाया जा रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं हो या शिक्षा की सुविधाएं हो या सड़कों की सुविधाएं हो, बिजली की व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, हर प्रकार से मैं हर एंगल पे काम कर रही हूँ। खेल के मैदान के लिए भी मैंने लगाया है, वहाँ मैं पार्क भी बना रही हूँ, और जहाँ जहाँ जैसे जैसे जमीन की व्यवस्था हो उन कामों को भी मैं पूरा करूंगी। 2-2, 3-3 बार मैं गृह मंत्री, 2-2, 3-3 बार मैंने गृह मंत्री जी से मिल करके अपने यहाँ मैंने कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए भी आग्रह किया हुआ है, क्योंकि मैं 500-550 अब तक जो है लोगों को अनुदान जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मिलता है उस दवाइयों के लिए, उसको मैंने लिखा है, जिसमें 65% कैंसर के पेशेंट मेरे पास आए हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि कैंसर पांव कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से पसार रहा है, और उसकी जो है उपाय के लिए यहाँ पे कैंसर अस्पताल, जिसकी प्राथमिक कम से कम ट्रीटमेंट यहीं से शुरू हो जाए, और छोटी छोटी रोकथाम के लिए हमें आगे बाहर बॉम्बे का रास्ता या लखनऊ का रास्ता ना देखना पड़े, सारी सुविधाएं यहीं मिले। क्योंकि बिहार से सटा हुआ मेरा सलेमपुर विधानसभा है, और बिहार के भी लोग इससे लाभान्वित होंगे, और यहाँ के भी 50-100 गाँवों के अगल बगल के जनपदों के लोग लाभान्वित होंगे। तो इसकी मैं पूरी चिंता कर रही हूँ। चलिए मैम, आपने बहुत उपलब्धि बताई, और उम्मीद है कि जनता इस मुद्दे पर आपको जरूर चुनेगी। इस मंच से आपने सलेमपुर में क्या काम किया। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल ये, आपने
फेरिस्त बहुत लंबी बता दी कि ये विकास आपने अपनी विधानसभा के उस पर किया और चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। लेकिन मैम ये तो सनातनियों की सरकार है, ये सरकार तो मंदिर बनाती है, लेकिन आप पर तो आरोप लग गए कि मंदिर ही कब्जा कर लिया। ये आपको इस मंच पे सवाल नहीं उठाना चाहिए था, नहीं, ये विवाद क्योंकि में रहेगा, आपको ये बात जानना चाहिए था कि ये बात खत्म इसलिए इस मंच से आप मैसेज दे पाएंगे आप। नहीं, इस बात को आपको जान के इस सवाल को उठाना चाहिए था। मैं ये आपको बता दूं कि मंदिर का जमीन कहाँ तक था उसकी भी सीमा तय हो गई है, और हमारी जमीन कहाँ तक है उसकी भी सीमा तय हो गई है। तो बार बार एक जनप्रतिनिधि और ईमानदार जनप्रतिनिधि को इस प्रकार के मुद्दे, जिस प्रकार के मुद्दों के लिए हमारे पूरे पारिवारिक जमीन है और पूरा परिवार का जमीन ही मंदिर को दान दे दिया गया, जो बहुत कीमती जमीन है, तो ऐसी बातों को डाल करके एक ईमानदार जनप्रतिनिधि की छवि खराब करने की कोशिश बस की जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये विपक्ष वाले गलत करते हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मंदिर का मुद्दा विपक्ष ना उठाए और आपके जो मुद्दे हैं वो चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उठे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। एक बच्चे का सवाल आ गया, बेटा जल्दी से पूछिए अगर ऐसा। मैम देखिए जल्दी, भाई माइक दीजिए जल्दी से, बहुत तेजी के साथ, समय कम है। जल्दी भी जा रहे, मंत्री जी आएंगे तो सवाल जरूर लेंगे हम भाई। मंत्री जी का आमना सामना सवालों से होना चाहिए, और क्योंकि सभा देखिए सूर्य प्रताप शाही जी आए, उन्होंने भी जवाब दिया, शलम मणि जी भी देके गए, और अगर अब चुनावी बरस है, अब आपका ही तो मौका है, जनता का। पूछे जल्दी से सवाल बेटा, पूछे, खड़े हो जाइए तुरंत। गुड इवनिंग मैम। मैम जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स आए थे गवर्नमेंट के, एक बहुत फेमस था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 में ये आया, और जब RTI फाइल हुई कि क्या काम हुआ है, तो 78% ऑफ जो पैसा था, 78% वो बस पोस्टर लगाने में खर्च हुआ था। तो बाकी का जो 22% पैसा था इस प्रोग्राम का, उसका क्या यूज हुआ? बहुत जोरदार ताली। देखिए ये जानकारी मुझे भी नहीं पता थी भाई, इस बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा ये कि कार्यक्रम आया था, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इस स्लोगन दिया था, इस स्लोगन का बहुत बड़ा मतलब है। और जब आप देखते हैं कि लाल किले के प्राचीर से 2014 में जब वो खड़े होकर के अपना वक्तव्य देते स्वच्छता मिशन पे बोला था, स्वच्छता मिशन पे बोला ही नहीं था, उन्होंने स्वयं हर दफ्तरों में जाकर के सब जगह झाड़ू लगाया। क्यों लगाया? एक प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता मिशन पे आगे बढ़ के काम किया। बहुत सारे ऐसे विजुअल भी बने जो टीवी के माध्यम से दिखाए गए कि अगर कोई जाकर के तालाबों में कुछ कचरा फेंक रहा है, या सड़कों पर थूक रहा है, या सड़कों पर कचरा फेंक रहा है, तो लोग पीछे से हाय हाय करते थे, और ये दिखाया जाता था कि इसका इतना गहरा असर पड़ा कि आज तक लोग जो है बाहर सफाई अभियान का, अगर गाड़ी से कुछ कचरा फेंकते भी हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा स्लोगन था। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि उस समय हर लोग, हर माताएं बहनें, चाहे जिन भी कारण, बहुत सारे उनके कारण थे कि गर्भ में अगर बेटी आ गई तो लगातार पहली बेटी को अबॉर्शन कराया, दूसरी बेटी को अबॉर्शन कराया, तीसरी को कराया, अगर बेटा आ गया तभी उसको पैदा करते थे। इस प्रकार से अस्पतालों पे तमाम रोक लगाते हुए, हर जगह स्लोगन देते हुए लोगों को जन जागरण चेतना अभियान दिया कि जितना बेटे आवश्यक हैं उतनी ही बेटियां भी आवश्यक हैं, और लगातार सरकार उस पे काम कर रही है। जो आपने बताया उस पे आपको बहुत सारी स्कीम्स है, आपको मैं जानकारी दे दूं। ये कन्या सुमंगला योजना जो बेटी पेट में आती है और जन्म लेती है, अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती है और वो ग्रेजुएशन तक करती है, लगातार बेटियों को सेव करने के लिए ऐसे स्कीम्स बनाए गए हैं। बेटियों को लोग उपेक्षा ना करें, गरीब परिवार में भी बेटियां पैदा हो और उनकी शादी का खर्चा सरकार उठाएगी। आज मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पहले 51,000-52,000 रुपया मिलता था, आज 1 लाख रुपया जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से मिल रहा है। तो लगातार जन जागरण योजना के साथ साथ लगातार योजनाओं को बना करके भी बेटियों को सेव करने का और उनको शिक्षा दीक्षा करके उनके लक्ष्य को उड़ान देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात की बहुत दिक्कत थी। जल्दी से सवाल करिए मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। आपने कहा कि सलेमपुर हमारे घर के आंगन जैसा है। मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग, जैसे मैं बहुत मानती हूँ कि बहुत अच्छे साफ़ सफाई के लिए योजनाएं आई हैं, पढ़ाई को लेकर योजनाएं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर साफ़ सफाई हो रही है, सामने घर को लगी नाली है उसको साफ़ की जा रहा है, लेकिन उसका कचरा रोड ही पे गिराया जा रहा है, उसका क्या संदेश पहुँचेगा हम तक? हम सरकारी स्कूल में चाह कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ पे
क्योंकि मैं खुद एक अध्यापक की पुत्री हूँ, मैं ये जानती हूँ कि उनके स्कूल में लाइब्रेरीज हैं, वो डिजिटल बोर्ड्स है, कंप्यूटर क्लासेस, लेकिन ये सुविधाएं हर जगह क्यों नहीं आ पा रही ठीक है हैं? बेटा, ठीक है, छोटा सा मैम, क्योंकि ये कह रही है कि जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि वक्त कम है। ये सरकारी स्कूलों में अभी सुविधाओं का अभाव ये है। बिल्कुल, मैंने खुद अभी 30 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी लिखी है और सीएसआर के माध्यम से भी बहुत सारी लाइब्रेरी, ओपन जिम और हर विद्यालय में कंप्यूटरकृत करने की पूरी सरकार की योजना है कि जो व्यवस्था हमारे सभी बच्चों को मिल रही, जो कॉन्वेंट में भी पढ़ रहे हैं और हमारे गरीब लोग के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको भी पूरी सुविधाओं के साथ सरकार की जितनी योजना है सब उस पर हम लोग लागू कर रहे हैं। बदलाव करिए, अगर बदलाव करेंगे विकास होगा तो जनता आपको भी नहीं बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी मंच पर, फिर करेंगे चुनावी बात आपसे मैम। थैंक यू। विजयलक्ष्मी गौतम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मैम मंच पर रहें और हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आए और मंत्री जी को सम्मानित करें मोमेंटो भेंट करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।